हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। यार आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स के लिए जो कि नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। सब कुछ इस वीडियो में रखा गया है। आपने जितने भी डाउट पूछे, डाउट क्या, महाराष्ट्र स्टेट में जितने बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं इस साल और महाराष्ट्र स्टेट में एडमिशन लेंगे आप वो पेपर के बाद, तो उससे रिलेटेड सब कुछ कुछ नहीं छोड़ा गया इस वीडियो में। मैं आपको एक बार ब्रीफ कर दूं और स्पेसिफिकली ये पेरेंट्स का जो कंसर्न था उसको मुझे सॉल्व करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इस वीडियो में कुछ नहीं छोड़ा गया, सब कुछ बताया जाएगा। कितने सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, कितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, क्या सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, रिजर्वेशन पॉलिसीज क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या लगने वाला है आपको, मुस्लिम माइनॉरिटी की सीट्स कौन से कॉलेजेस में है। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, पूरा एमबीबीएस का बजट एक्सप्लेन किया जाएगा। क्योंकि महाराष्ट्र में क्या अच्छी खास बात है कि हर कैटेगरी के लिए फीस स्ट्रक्चर अलग अलग है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे एलसीएस पे ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, जितने भी पेरेंट्स एलसीएस पे ट्रस्ट करते हैं, बिलीव मी दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन यूट्यूब एज फार एज महाराष्ट्र मेडिकल एडमिशन इज कंसर्न। ठीक है, तो एक वीडियो में सारी चीज कवर है, कहीं कहीं नहीं भटकना पड़ेगा आपको इसके बाद। ठीक है, तो ओपन कैटेगरी हो, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, जैसे कि आप जानते हैं वीजे, एनटी 1 2 3, डिफेंस 1 2 3 कैटेगरीज होती है महाराष्ट्र के अंदर। डिफरेंट टाइप ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी इन्वॉल्व है, कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम बनता है काउंसलिंग के टाइम पे महाराष्ट्र में, एडमिशन के टाइम पे महाराष्ट्र में। कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा, कितना बजट लगेगा, मार्क्स वर्सेस बजट का क्या रोल रहेगा वहाँ पे, डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगा, किसी कैटेगरी का लाभ कैसे मिलेगा, साइन किससे कराने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स कब कैसे कहाँ बनेंगे, सीटें कितनी है, सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, सारी कट ऑफ ट्रेंड डिस्कस करी जाएगी। जैसे आप पूछते रहते हो ना, सर पिछले साल क्या रहा था, कट ऑफ लास्ट ईयर कितना गया था, तो आपको राउंड वाइज सरकारी मेडिकल कॉलेजेस का बताया जाएगा, हर एक कैटेगरी का बताया जाएगा। जो आप सेमी गवर्नमेंट सीट्स इसको आप बोल रहे हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो महाराष्ट्र स्टेट कोटा वाले बच्चों के लिए जो सीट्स हैं, जो बहुत सस्ते में मिल जाती हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल कोटा की तो करोड़ों में फीस है महाराष्ट्र में। ठीक है, जो दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स के लिए ओपन है, इसको हम प्राइवेट सीट्स बोल रहे हैं। 85% सीट्स पे फीस जो है वो कंपैरेटिवली कम है। और एससी एसटी कैटेगरी के लिए जीरो ट्यूशन फीस, अदर ओबीसी कैटेगरीज के लिए कम, मतलब बहुत सारा कंसेशन मिलता है ट्यूशन फीस पे। तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा व्हाट इज द फीस स्ट्रक्चर एंड उस पे क्या कट ऑफ जाती है, लास्ट ईयर कितनी गई थी, इस साल कितने नंबर आपके लिए सेफ रहने वाले हैं, सारी चीजें डिस्कस होंगी। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। वन शॉर्ट सोल्यूशन है। जैसे आप वन शॉट वीडियोस देखते हो ना, काइनेमेटिक्स, रे ऑप्टिक्स, फलाना ढिमकाना चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी, ऐसे ही आपको महाराष्ट्र स्टेट के अंदर नीट की तैयारी कर रहे हो, महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हो, तो फिर आपको जो है ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज मैं यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ, ये वीडियो उस बच्चे के लिए है जो महाराष्ट्र स्टेट कोटे की एलिजिबिलिटी रखता है। पहली चीज कौन रखता है, जिसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का, मतलब अ स्टूडेंट हु इज अ डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, सेकंड 10th और 12th कर रखी हो। ठीक है, सेकंड 10th और 12th कर रखी हो महाराष्ट्र से, ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, ये दोनों होनी चाहिए, इसमें और की कंडीशन नहीं है, इसमें एंड की कंडीशन है। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, जिनके पिताजी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर पोस्टेड है। ठीक है, ऐसे में अगर 10वीं 12वीं बाहर से भी कर रखी है, अदर देन महाराष्ट्र स्टेट से भी कर रखी है, तो भी चलता है। ऐसा हो सकता है कि आपके पिताजी डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र तो हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, बट आपकी 10वीं 12वीं बाहर हुई क्योंकि आपके पिताजी की पोस्टिंग जो थी महाराष्ट्र सरकार ने बाहर कहीं पे करी हुई थी। ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं जो महाराष्ट्र स्टेट में पोस्टेड है, 10 साल हो चुके हैं काम करते करते, तो उनको महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल मिल गया है, बट उनके बच्चों ने 10वीं 12वीं कोटा से करी है, कहीं और जाके करी है, तो भी चलता है काम, वो बच्चे भी एलिजिबल हैं। बट 99% जो स्टूडेंट्स रहेंगे वो इसी कैटेगरी में आएंगे कि डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, फर्दर 10th और 12th दोनों। तो ये कंडीशन है महाराष्ट्र स्टेट कोटे की एलिजिबिलिटी के लिए। तो जो बच्चे ये एलिजिबिलिटी रखते हैं उन वो वीडियो आगे जरूर कंटिन्यू करें, आपके लिए सब कुछ चीज बताई जाने वाली है, कुछ नहीं छोड़ा जाने वाला है। ठीक है, सो फीस इंक्रीमेंट के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको बतानी है। फीस रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है बॉम्बे की, उन्होंने क्या नोटिस दिया है, कॉलेजेस ने किस तरीके से कितनी फीस बढ़ाने की वहां पर प्रपोजल डाले हैं, कितनी फीस बढ़ सकती है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। करंट फीस क्या है ये भी बताया जाएगा, बढ़ कितनी सकती है ये भी बताया जाएगा, कितने नंबर पे सिलेक्शन होने वाला है ये भी बताया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए ये भी बताया जाएगा, सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सब कुछ, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट। जो भी बेसिक जानकारी आपको भी पेपर से पहले होनी चाहिए वो मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, काउंसलिंग से रिलेटेड बातें हम एग्जाम के बाद करेंगे, बट ये एक्सक्लूसिव ऑन यूट्यूब है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो हम शुरू कर रहे हैं। एक एक चीज बड़े ध्यान से हमें चीजों को समझना है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि महाराष्ट्र की रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है। यहाँ पर एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 13% रिजर्वेशन है। अब जो कॉलम 1 के अंदर है, ये जो ए कॉलम है और ये बी कॉलम मान लो, ठीक है, ये वाला जो परसेंटेज दे रखा है ये सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के लिए, और ये वाला जो परसेंटेज दे रखा है ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुननी है। जैसे आप नॉर्मल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में क्या देखते हो दूसरे स्टेट में, कि सारी सीटें ओपन कैटेगरी होती है, जैसे यूपी में सारी सीट ओपन है। ठीक है, ओपन कैटेगरी की, उसमें कोई कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। सरकारी में तो होता है, खैर सभी सभी स्टेट्स के अंदर सरकारी मेडिकल कॉलेज में एससी का अलग, ओबीसी का अलग, ईडब्ल्यूएस का अलग रिजर्वेशन होता है, यहाँ पे भी है।
बट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में यहाँ पर रिजर्वेशन फिक्स कर रखा है और हर कैटेगरी के लिए फीस अलग लगती है। ये महाराष्ट्र की खास बात है, इसलिए कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम बनता है एडमिशन के दौरान। वो चीजें आपको सारी समझनी यहाँ पे जरूरी होती हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप की स्कॉलरशिप्स भी ऑफर करी जाती है, तो कुछ भी ना रह जाए, सारी चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट समझाने वाला हूँ। तो 13% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है एससी कैटेगरी का, और इससे आधा किसमें है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, है ना। ऐसे ही आप देखोगे एसटी में 7%। डीटीए क्या है, जो वीजे कैटेगरी आपकी, वीजे क्या होता है भाई, विमुक्ता जाति, ठीक है। तो जो बच्चे इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3% रिजर्वेशन है। एनटी बी कैटेगरी वाले बच्चे 2.5%, 3.5% एनटी सी के लिए। अच्छा, इनको हम N1 N2 और N3 भी बोल देते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है किसी ने भी, ठीक है। नोमैडिक ट्राइब्स होती है। 2% का रिजर्वेशन एनटीडी के लिए है, ओबीसी के लिए 19% का है। एससीबीसी क्या है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, 10% का रिजर्वेशन है यहाँ पर, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 10% का रिजर्वेशन है। अच्छा, पहले क्या होता था कि जो एससीबीसी कैटेगरी से बच्चे बिलोंग करते थे, इनको ईडब्ल्यूएस कोटे वाली सीटों पे ही रिजर्वेशन दे दिया जाता था, बट ये केस अभी बॉम्बे हाई कोर्ट में अंडर सब जुडिस है। अभी जो 2024 के अंदर आपका एडमिशन हुआ है, नीट 2024 में जो एडमिशन हुआ है, इसमें एससीबीसी वाले कैटेगरी वाले बच्चों को 10% अलग से रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि ये 10% यहाँ से हट करके ईडब्ल्यूएस का जो 10% का रिजर्वेशन है, इसी में से ही इनको ये चीज कंसिडर करके यहाँ से रिजर्वेशन दिया जाए, ठीक है। इनको भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मान लिया जाएगा, ठीक है, एससीबीसी वाले कैटेगरी वाले बच्चों को भी, और यहाँ से रिजर्वेशन दे दिया जा सकता है। बट ये मैटर अभी अंडर बॉम्बे हाई कोर्ट है, तो उसके डिसीजन पे चीजें पेंडिंग है, ठीक है जी। सो खैर उस चीज में आपको नहीं पढ़ना है। अगर हम नेक्स्ट देखें, फटाफट एक बार सीट डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं, ताकि मैं मेन मुद्दा जो आप वीडियो जिस चीज के लिए देखने आए हो, भाई बजट बता दो, कट ऑफ बता दो, ये सब चीजें जो आप देखना चाह रहे हो, आप लेटर ऑफ में जा सकते हो अगर आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी पता है तो, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने यहाँ पर आया हूँ। अभी महाराष्ट्र के अंदर 41 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जिसमें से 10 मेडिकल कॉलेज लास्ट ईयर ही खुले हैं। पहले 31 थे, 10 मेडिकल कॉलेज है। जैसे एक बॉम्बे में जीटी मेडिकल कॉलेज खुला है, ठीक है, गोकुलदास तेजपाल जिसको हम बोल रहे हैं, जीएमसी नासिक में खुला है, अंबरनाथ में खुला है, गढ़चिरौली में खुला है, जलना में खुला है, बहुत सारी जगह पे जो है हिंगोली में मेडिकल कॉलेज खुला है। तो 41 मेडिकल कॉलेजेस अभी देश में सरकारी मेडिकल कॉलेज हो चुके, मतलब महाराष्ट्र स्टेट के अंदर 41 मेडिकल कॉलेजेस हैं सरकारी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कितने हैं, 23। डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे डीवाई पाटिल पुणे हो गई, सिम्बायोसिस पुणे हो गई, एमजीएम हो गई, ठीक है, बॉम्बे। सो उनकी हम बातें नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ रहे हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो 23 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, मैं अभी आपको नाम समेत सारे दिखा दूंगा भाई कौन से हैं, ठीक है। इसमें से एक कॉलेज नया है, बाकी 22 कॉलेज, मतलब एक कॉलेज जो लास्ट ईयर ही खुला है, ठीक है। तो 23 मेडिकल कॉलेजेस अभी हो चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। 64 टोटल मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पर आपके हो गए, ठीक है। टोटल अगर हम देखें महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, तो 64 मेडिकल कॉलेज यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट इज कि अगर हम बात करें यहाँ पर स्टेट कोटे की, ठीक है, अगर हम स्टेट कोटे की बात करें तो 4973 सीट्स हैं स्टेट कोटा के अंदर। अब मेरी बात आपको ध्यान से सुननी है, जो 41 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है, 41 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर 85, जैसे कि आप सब जानते हो, 85% सीट स्टेट कोटे की रहती है और 15% किसकी रहेंगी, ऑल इंडिया कोटे की रहेंगी। मतलब ये 15% सीटों पे देश के सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो बच्चा हरियाणा का है, दिल्ली का है, राजस्थान बाहर का है, और महाराष्ट्र में जीएमसी बॉम्बे में एडमिशन लेना चाहता है, तो वो इस 15% कोटे से एडमिशन ले सकता है। इस पे मेरिट हाई जाती है, वो एक अलग बात है, ठीक है। सो जो बच्चा महाराष्ट्र का है उसके लिए 85% रिजर्वेशन है, इसके लिए बिल्कुल अलग कट ऑफ जाती है, जिसकी डिस्कशन अभी हम थोड़ी देर में करने वाले हैं। और ये आईक्यू का है, ये इंस्टीट्यूशनल कोटा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में किसी तरह का कोई इंस्टीट्यूशनल कोटा नहीं होता, वहां पे ऑल इंडिया कोटा बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में क्या सीन है, 85% सीट जो है वो स्टेट कोटा वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जहां पे फीस बहुत कम लग रही है। और ये जो 478 सीट्स हैं, ये भी 15% है। मतलब जो टोटल सीट्स है, जैसे मैं आपको टोटल सीट का हिसाब किताब बताऊं, तो आउट ऑफ 3220 सीटें, टोटल 23 मेडिकल कॉलेज में 3220 एमबीबीएस की सीट्स हैं, जिसमें से 15% जो सीट है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, वो इंस्टीट्यूशनल कोटे में है। इंस्टीट्यूशनल कोटे में क्या खास बात है कि इधर दूसरे राज्य का कैंडिडेट भी आकर के एडमिशन ले सकता है, बट इसमें जो फीस जा रही है वो 90 लाख से शुरू है बजट एमबीबीएस का, जो मिनिमम है, और ये बढ़ता बढ़ता 2 करोड़ तक जा रहा है, ठीक है। और इसी इंस्टीट्यूशनल कोटे में, जैसे मान लीजिए 100 सीट है किसी की एमबीबीएस की किसी कॉलेज में, तो 15 सीटें कहां चली जाएंगी, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की इंस्टीट्यूशनल कोटे में। अब इस इंस्टीट्यूशनल कोटे में से जो 15 सीटें हैं, इसी में से कुछ सीटें एनआरआई कैंडिडेट्स को भी ऑफर करी जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन द मेरिट ऑफ द एनआरआई कैंडिडेट, ठीक है। और एनआरआई की जो फीस रहेगी वो इंस्टीट्यूशनल कोटा, मतलब जो बच्चा दूसरे राज्य का, इंडिया का ही है, एनआरआई नहीं है, उसकी 3x फीस है, तो इस एनआरआई कैंडिडेट की 5x फीस, मतलब एनआरआई की सबसे ज्यादा फीस होती है, ठीक है। सो ये इंस्टीट्यूशनल कोटा की हम बात नहीं कर रहे हैं, इस पे बहुत कम बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, 11 लाख 10 लाख रैंक पे भी यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है। तो मत, क्योंकि जिस बच्चे ने 1 करोड़ रुपए खर्च करना है, 1.25 करोड़ खर्च करना है, वो भाई डीम्ड यूनिवर्सिटी जाएगा, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएगा, महाराष्ट्र के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आके क्या करेगा। हालांकि कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र के बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, बट उस पे 1-1.25 करोड़ की फीस दे देना वो समझ से बाहर हो जाती है। तो दूसरे स्टेट में बेटर ऑप्शन आपको मिल रहे होते हैं उसी सेम बजट के ऊपर, सेम मार्क्स के ऊपर, इसलिए स्टूडेंट अवॉइड करता है इंस्टीट्यूशनल कोटा को। तो ये यूजलेस है इंस्टीट्यूशनल कोटा एज फार एज आर, मतलब जो हमारी चीजें कंसर्न है, जो बच्चे हमें देख रहे हैं वो इंस्टीट्यूशनल कोटा में एडमिशन लेने यहाँ नहीं आए हैं, ठीक है। हमारे काम की सीट कितनी है, 2742 सीट्स है। अब इस पे फीस कितनी लगती है, कैटेगरी वाइज अलग लगती है, वो मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है।
अगर हम कैटेगरी वाइज सेग्रीगेशन देखें, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एक बात ध्यान रखनी होती है महाराष्ट्र के केस में, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं होता है, ओपन सीट्स हैं। एससी बीसी, अब देखो खास बात ये सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर ये वाला सीन है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब 360 सीटें एससी बीसी की, ओबीसी में 90 292, ऐसे रिस्पेक्टिव आप स्क्रीन के ऊपर हर कैटेगरी की देख सकते हो, ठीक है। जो ऊपर परसेंटेज बताया गया था ना कि भाई एससी का 13% है और सभी कैटेगरीज का परसेंटेज बताया गया, तो उसी के डिस्ट्रीब्यूशन में आपको जो है यहाँ पर सीटों का विभाजन मिलता है। ये सरकारी मेडिकल कॉलेज का। अच्छा, ये सरकारी मेडिकल कॉलेज में ये D1 D2 D3 क्या है, ये डिफेंस की कैटेगरीज है। D1 D2 D3 में कौन कौन सी डिफेंस कैटेगरीज आती है उसको मैं अभी डिफाइन करूंगा नेक्स्ट एक दो स्लाइड, आने वाली स्लाइड में। तो ये D1 D2 D3 से कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये डिफेंस की कैटेगरीज है जिनके पापा आर्मी पर्सनल है, ठीक है, डिफेंस पर्सनल है मतलब, तो उन बच्चों के लिए है, वो भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो टोटल 4973 स्टेट कोटे में सीट है सरकारी मेडिकल कॉलेज में, और ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। सीट डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया? तो टाइम नहीं वेस्ट करते इन चीजों में, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा और डिटेल में समझिए। मान लीजिए किसी कॉलेज, मान लीजिए क्या ये जीएमसी गढ़चिरौली का जो लास्ट ईयर खुला है, यहाँ पे 100 सीट्स हैं, ठीक है, एमबीबीएस की। 100 से समझाना आसान मुझे हो जाएगा। 15 सीटें कहाँ चलेगी? ऑल इंडिया कोटा में। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें, मतलब 30% जो सीट्स है ना, मैं इनडायरेक्टली आपको बताना चाह रहा हूँ कि आउट ऑफ टोटल, मान लीजिए एससी में 10 सीटें हैं, ठीक है, टोटल 10 में से 3 सीट कहाँ चली जाएंगी? विमेंस कोटे में, मतलब लड़कियों के लिए रिजर्वेशन है, विमेंस के लिए रिजर्वेशन है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि एससी की 7 सीटें हैं, जनरल जीएन, मतलब देखो ये जो एससी जीएन है ना, यहाँ पे ध्यान से सुनो, एक नॉर्मल एससी सीट होगी और एक एससी विमेन वाली सीट होगी। तो ये कितनी है? यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो एससी विमेन वाली सीट है ना, ये एससी विमेन वाली सीट 3 है और ये 7 है। अब इसकी खास बात मैं आपको समझा रहा हूँ, पेरेंट्स के लिए बात बड़ी समझनी इंपॉर्टेंट है। ये जो एससी की 7 सीटें है ना, इस पे एससी मेल कैंडिडेट भी एलिजिबल है और फीमेल कैंडिडेट भी एलिजिबल है, दोनों एलिजिबल है। ये ओपन है, जनरल मतलब ओपन फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, इन रिस्पेक्ट ऑफ मेल एंड फीमेल, ढंग से समझिएगा बात को। और एससी वीमेन का क्या मतलब है कि जो लड़की एससी है उसके लिए, सिर्फ लड़कियों के लिए, मतलब एससी फीमेल के लिए, यहाँ पे एससी मेल कैंडिडेट आकर के एडमिशन नहीं ले सकता। तो 30% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में आप देख सकते हो। जैसे आपने ओबीसी का देखा, ओबीसी में 10 का ओबीसी मेल फीमेल दोनों के लिए और 5 सीटें सिर्फ ओबीसी फीमेल के लिए, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे तो विमेंस के लिए अलग से कट ऑफ जाती है क्योंकि अलग से सीटें रिजर्व्ड है। अच्छा, ये ओआरपी क्या है? ओआरपी ऑर्फन है, अनाथ, ठीक है। पीडब्ल्यूडी क्या होता है? पर्सन विद डिसेबिलिटी। जनरल एचए क्या है? हिली एरिया, ठीक है। हिली एरिया वाले बच्चों के लिए भी अलग से रिजर्वेशन है, वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, ठीक है। ये D1 D2 D3 भी आप देख चुके हैं, इसमें 5% का रिजर्वेशन है, वो मैं आपको आने वाली स्लाइड में अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से सीट मैट्रिक्स आता है महाराष्ट्र स्टेट कोटे का। मैंने आपको हर एक चीज बहुत ध्यान से, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये जो पीडीएफ रहेगी इस प्रेजेंटेशन की, वो टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देंगे, या फिर हम आपको पिन कमेंट में गूगल ड्राइव का लिंक दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड करके सारी चीजें देख सकते हो, ठीक है। सो आगे हम बढ़े अगर, अब ध्यान से आपको चीजों को अच्छे से सुनना है, समझना है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड बात है, और डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो फिर आपका एडमिशन है ही नहीं, ठीक है। आपको रिस्पेक्टिव कैटेगरी क्लेम करने के लिए प्रूफ देने होते हैं, तो प्रूफ कैसे देना है, किसको क्या देना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी चीज ध्यान से आपको यहाँ पे सुननी है, ठीक है। सॉरी फॉर द एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, ठीक है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू बैकवर्ड क्लास कैटेगरी विल रिक्वायर टू सबमिट अ कास्ट सर्टिफिकेट। देखो मैं आपको चलो शॉर्ट में यहाँ पे जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्या बात है। जो बच्चे बैकवर्ड क्लासेस से, जितनी भी बैकवर्ड क्लासेस मैंने आपको बताई, भले वो बीजे बताई हो, N1 बताई हो, N2 बताई हो, N3 बताई हो, मतलब BCD, N1 N2 N3 BCD बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब NTB NTC NTD, इस तरीके से ओबीसी में हो, एससीबीसी में हो, ठीक है। इन सभी बैकवर्ड क्लासेस की, ये सभी बैकवर्ड क्लासेस है, ठीक है। अब अलग अलग कैटेगरीज आती हैं इसके अंदर, अलग अलग जातियां आती हैं इसके अंदर, ठीक है। सो इन सभी को 3 तरीके के जो है डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, 3 डॉक्यूमेंट। एक आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरा आपको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट चाहिए। तीसरा आपको क्या चाहिए? एनसीएल स्टेटस चाहिए, एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, एनसीएल सर्टिफिकेट, क्योंकि क्रीमी लेयर वालों के लिए रिजर्वेशन नहीं है, सिर्फ एनसीएल स्टेटस होगा तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। और यही सारी चीजें यहाँ पर आपके लिए लिखी हुई है, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कास्ट सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी कौन होगी? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, मतलब आप एसडीएम से साइन करा सकते हो, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको तीनों तरीके के सर्टिफिकेट बता दिए। अच्छा, एक चीज यहाँ पर आपको समझनी, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे, फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट कन्वर्ट टू बुद्धिज्म, विमुक्ता जाति, नोमैडिक ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इज इशूड बाय। अभी ऊपर आपको क्या बताया गया था, जैसे आप देखो यार यहाँ पर देखो आप, ऊपर कास्ट सर्टिफिकेट कौन इशू कर सकता है वो यहाँ पर लिखा है, और जो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, जो दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, वो कौन इशू कर सकता है, वो यहाँ पर आपको लिखा है। यहाँ पर आप देखिए कि कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इज इशूड बाय डिविजनल कास्ट सर्टिफिकेट स्क्रूटनी कमेटी ऑफ रिस्पेक्टिव डिविजनल सोशल वेलफेयर ऑफिस। अब कोकन में, पुणे में, नासिक में, औरंगाबाद, अमरावती एंड नागपुर, ठीक है। सेम एसटी कैटेगरी के लिए, अगर हम एसटी कैटेगरी के लिए बात करें तो कमेटी कौन सी है? ट्राइब सर्टिफिकेट स्क्रूटनी कमेटी, और इनके रिस्पेक्टिव रीजन है कोकन में, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती एंड नागपुर, ठीक है। तो आपको बातें समझ में आई? अच्छा, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करनी हो ना, अगर पेरेंट्स इंटरेस्टेड हो तो हमें फोन करिए, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। सो
डिटेल में समझा देंगे। अभी मेरे को वीडियो में सभी बच्चों को कवर करना है और मुझे जल्दी से चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है जो मुद्दे वाली बात है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ना, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट चाहिए। C2H कैटेगरी क्या है? C2H कैटेगरी मतलब जो ऊपर जो आपको मैंने अभी सीट मैट्रिक्स मतलब जो परसेंटेज रिजर्वेशन वाली जो टेबल दिखाई थी, उसमें C से H कौन कौन थे? VJ NT मतलब N1 2 3, N1 2 3 OBC और SEBC, है ना, इसको बोल रहे हैं C2H कैटेगरी के लिए NCL स्टेटस होना चाहिए। वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट है, द सर्टिफिकेट शुड बी वैलिड अप टू 31/3/2026, मतलब आपका जो एडमिशन प्रोसेस चल रहा होगा, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे, लगभग अगस्त हो जाएगा ना, जुलाई अगस्त का टाइम चल रहा होगा। उस टाइम पे जो एनसीएल का जो वैलिडिटी होना चाहिए वो 31 मार्च 2026 तक का होना चाहिए, मतलब फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 है उसके एंड तक आपका होना चाहिए, तो 31 मार्च 2026 तक की वैलिडिटी वाला सर्टिफिकेट आपको इशू करा करके देना है। और यहाँ पे भी जो इशू करेगा वो एसडीओ मतलब सब डिविजनल ऑफिसर, डीसी, कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देख रहे हैं डिफेंस के बारे में। ध्यान से सुनना, डिफेंस कैटेगरी। अब जितने भी बच्चे हैं जिनके पापा डिफेंस में हैं, किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर आपके पापा, देखो यहाँ पे लिखे ना, फॉर अ सन डॉटर स्पाउस ऑफ एन एक्स डिफेंस सर्विस पर्सनल, एक्स डिफेंस पर सर्विस पर्सनल मतलब जो रिटायर हो चुके हैं। अब देखो, D1 D2 D3 मैं आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ। डिफेंस 1 कैटेगरी, डिफेंस 2 कैटेगरी एंड डिफेंस 3 कैटेगरी। इसके लिए क्या क्या जरूरी है? देखो, सबसे पहले तो आपके पिताजी महाराष्ट्र के डोमिसाइल होने चाहिए। डोमिसाइल जरूरी है आपको, ठीक है, डोमिसाइल जरूरी है, इसमें भी डोमिसाइल जरूरी है और इसमें डोमिसाइल रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। प्लस इसमें एक्स सर्विसमैन होने चाहिए, इसमें एक्स सर्विसमैन होने चाहिए, इसमें सर्विंग आर डिफेंस 2 कैटेगरी से कौन माने जा रहे हैं? जो सर्विंग है, अभी अभी सर्विंग है, करंटली में रिटायर्ड नहीं है। और ये वो वाले हैं जो अदर देन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के हैं, एक्टिव है मतलब सर्विंग पर्सनल है, ठीक है, सर्विंग डिफेंस पर्सनल है। ध्यान से मेरी बात सुनिए, सर्विंग डिफेंस पर्सनल है, आप डोमिसाइल किसी दूसरे स्टेट के हो बट अभी पोस्टिंग कहाँ हो रखी है? आपकी महाराष्ट्र स्टेट के अंदर हो रखी है, तो आप D3 कैटेगरी में आओगे। और ये सीटों का रिजर्वेशन आपने देख रखा है यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा कैटेगरी, सबसे ज्यादा D1 मतलब डिफेंस 1 कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा सीटें हैं, क्योंकि एक्स सर्विसमैन जो कि महाराष्ट्र स्टेट के डोमिसाइल है, D2 कौन? एक्स सर्विंग पर्सनल जो कि महाराष्ट्र स्टेट के डोमिसाइल है, D3 कौन? जो अदर स्टेट के डोमिसाइल है बट पोस्टेड का है महाराष्ट्र में और एक्टिव डिफेंस पर्सनल है, ठीक है। अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात अगर यहाँ पर करनी चालू करें, टू बी एलिजिबल फॉर सच सीट अ कैंडिडेट मस्ट सन डॉटर स्पाउस ऑफ अ पर्सन। देखो, 5 साल तक नौकरी करी हुई होनी चाहिए, एक्स सर्विसमैन है, हु हैड रिटायर्ड फ्रॉम सच अ सर्विस और वो और परमानेंटली डिसेबल्ड या किल्ड इन एक्शन, तो भी आप कोटा क्लेम कर सकते हो D1 वाला, ठीक है। दूसरा, आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो कि जिला सैनिक बोर्ड, यहाँ पर आप देख सकते हो, जिला सैनिक बोर्ड से आपको एक सर्टिफिकेट इशू करा के देना पड़ेगा। जैसे मेरी बातचीत होती रहती है, जिनके पिताजी महाराष्ट्र में हैं, डिफेंस में हैं, उनसे मेरी बातचीत होती रहती है, तो सभी आप लोग टेंशन लेंगे, जितने स्टूडेंट से देख रहे हैं अपने पिताजी को बोलिएगा वो सर्टिफिकेट इशू करवा के लाएंगे जिला सैनिक बोर्ड से। क्या सर्टिफिकेट इशू कराएंगे, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, वो हम आज आपको पिन कमेंट में सारे फॉर्मेट दे देंगे, ठीक है। पिन कमेंट के अंदर 1-2 दिन में जब भी हम डालेंगे, तो हम आपको पिन कमेंट में जितने भी डॉक्यूमेंट्स की बात यहाँ चल रही है उनके सबके फॉर्मेट, एनसीएल का फॉर्मेट, कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, डिफेंस 1 2 3 का फॉर्मेट क्या होता है वो फॉर्मेट हम आपको डाल देंगे। तो वो चीज आपको बनवानी है, ठीक है। दूसरी चीज, टू बी एलिजिबल फॉर डिफेंस 1 एंड 2 कैटेगरी डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे ध्यान, इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट स्टेटिंग दैट ही और शी इज अ डोमिसाइल ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मतलब आपके पेरेंट का जो भी, मतलब आपके पापा हैं तो आपके पापा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। द डोमिसाइल सर्टिफिकेट शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द डीएम, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और तहसीलदार से। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए मेरी वाली, ठीक है। सो आगे हम अगर हम बढ़ जाएं, तो अब आ जाती है मेन मुद्दे की बात जिसके लिए आप आए थे वीडियो के अंदर। अब मेरी बात आपको ध्यान से सुननी है यहाँ पर। जैसे मैं आपको बता दूं, टोटल 41 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं अभी महाराष्ट्र में, ठीक है। 41 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर सारी मैंने सीट डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझा दिया, अलग अलग कैटेगरी का रिजर्वेशन है। अब किस बच्चे, कौन सी आपको आपकी कैटेगरी पता है, तो आपको अब यहाँ पे क्लोजिंग रैंक का डेटा दिया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे अभी क्या करेंगे, कमेंट करने लगेंगे। आप लोग बंदे की मेहनत नहीं देखते, आप लोग इंटेंशन नहीं देखते, बस आपको ये लगने लगता है कि हर कोई व्यूज के लिए ही है। अरे भाई, व्यूज लेके क्या कर लेंगे? मैं आपको लिटरली बताऊं कि जितने व्यूज एक काउंसलिंग वाले चैनल पे आते हैं, किसी भी काउंसलर के चैनल पे आते हैं ना, उससे भाई एक टाइम का इंटरनेट का भी खर्चा नहीं निकलता है, ठीक है। तो ये बात तो आप बिल्कुल छोड़ दो कि व्यूज के लिए हम ये चीजें करते हैं। आपको मेहनत दिखाई देगी, अभी स्क्रीन पे आप देखोगे जो डेटा आप देख रहे हो ना, ये एक दिन की नहीं है। जो वीडियो मैं आपको 40 मिनट में बता दूंगा, उसके लिए मुझे 40 दिन लगे हैं बनाने के लिए, ये आप देखा करो हमेशा, ठीक है। मैं कोई शॉर्ट वीडियो नहीं डाल रहा हूँ कि जी एक मैंने बता दी कि जीएमसी मुंबई की ये कट ऑफ है, नहीं। मैं आपको पूरे कॉलेज वाइज, हर राउंड वाइज एक ही वीडियो में रिपोर्ट दे दूंगा। आप क्यों नहीं मेरी बात समझते हो, ठीक है। तो आप बंदे का इंटेंशन पकड़ो कि उसका सच में हेल्प करने का इंटेंशन है, सच में इन्फॉर्म करने का इंटेंशन है, या व्यूज का इंटेंशन है। कंटेंट अच्छा होगा तो यूट्यूब भी व्यूज दिला देगा, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि आपके लिए किया जा रहा है, फिर आप उल्टे सीधे कमेंट भी करोगे तो क्यों सहन करेंगे बताइए। फिर इससे अच्छा तो क्या होगा, फिर क्या करेंगे कि ऐप पे डालना स्टार्ट करेंगे, फिर वहां पे एक सब्सक्रिप्शन भी रख देंगे, देखने जो देखेगा उसको पैसे देने पड़ेंगे, वो अच्छा रहेगा, या ये वाला
वाला ज्यादा अच्छा है। मतलब प्लीज, मतलब लेट अस डू आवर वर्क एंड आप भी अपना काम करिए। अननेसेसरी कमेंट मत करा करिए जब कोई बंदा सच में बहुत मेहनत कर रहा हो आप लोगों के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट मैं बात आपको कर रहा हूँ, खैर भटकते नहीं है मुद्दे से। कुछ ही ऐसे बच्चे होते हैं जो एनोइंग कमेंट्स करते हैं अननेसेसरी कि सर नीट का एग्जाम हुआ नहीं, आप पहले से बताना स्टार्ट कर दियो। क्यों आपने पहले से फोन करना स्टार्ट नहीं कर दिया हम लोगों के पास? आप ये भी तो देखो, आपको नहीं पता आपके पेरेंट्स आपसे ज्यादा परेशान है इस टाइम पे। हम डेली फोन उठाते हैं पेरेंट्स का और वो इतने ज्यादा परेशान है, उनकी अभी से प्लानिंग चल रही है, सर मेरे बच्चे के 300 नंबर आए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 350 आए तो क्या करना पड़ेगा, 500 आए, 600 आए। वो हर रेंज के लिए भी से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भाई बजट की तैयारी उन्हें करनी है, तो एटलीस्ट मुझे बजट बताना तो पड़ेगा ना, मुझे रेंज तो बतानी पड़ेगी ना कि सर अगर ये नंबर भी नहीं आया तो फिर आपको अरेंजमेंट करना, नहीं तो हो जाएगा काम। सो खैर नहीं भटकते मुद्दे से। देखिए अभी महाराष्ट्र में 41 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। उस 41 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कुछ कॉलेजेस लास्ट में क्लोज होते हैं, मतलब जो लास्ट सीट गवर्नमेंट की मिली है रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में, वो मैं आपको यहाँ पे अभी समझाने वाला हूँ। देखिए अगर हम ओपन कैटेगरी की बात करें, ये आपको राउंड वाइज डेटा दिया गया है स्क्रीन के ऊपर। डेटा की ऑथेंटिसिटी पे कोई शक नहीं करना है बहुत, क्योंकि ये मैनुअली नहीं बनाया जाता है, ठीक है। मैनुअली मतलब इसमें मैनुअल काम कम है, कुछ ही काम मैनुअल है। सारी चीजें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में एल्गोरिथम्स के थ्रू कराई जाती है, जैसे आप जानते होंगे जिसने एडवांस एक्सेल सीख रखा होता है वो बंदा बैठ के ये सारी चीजें डेटा बनाता है, ठीक है। वो बंदा और कोई नहीं, मैं खुद अपना डेटा खुद बनाता हूँ, ठीक है। सो खैर उसमें नहीं जाते अपन। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 629 पे लास्ट सीट अलॉट हुई है, हम राउंड 4 तक की बात कर रहे हैं, हालांकि एक दो राउंड और हुए तो उसमें कुछ नहीं बचा था, ये मैं आपको बताता हूँ। तो ओपन कैटेगरी में मार्क्स चेंज हो सकते हैं इस साल, पर ये जो रैंक गई है ना, आप देख रहे हो 45,000 रैंक, 46,477 रैंक ओपन विमेन कैटेगरी के अंदर, ठीक है। सो आप ये देखो कि 628 मार्क्स पे लास्ट सिलेक्शन हुआ है जनरल कैटेगरी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। ध्यान से मेरी बात सुनना आप, मतलब कहने का क्या हो गया कि जितने बच्चे 45,000 रैंक में आ जाएंगे वो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट सीट पे सेलेक्ट हो जाएंगे। इवन 50,000 रैंक तक भी सिलेक्शन होगा अगर मेरिट लिस्ट में बच्चे कम होंगे तो, ठीक है। डिपेंड करेगा कि महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्म किया है, तो वो जो 3-4 1-2 हजार 3,000 रैंक का जो डिफरेंस है वो आ सकता है, ठीक है। तो जितने बच्चे 45,000 रैंक के कॉलम में आ जाएंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। और इस बार मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं कि ये कट ऑफ इतनी हाई नहीं रहने वाली है, 605 नंबर पे ये 45,000 रैंक जरूर आ जानी चाहिए। तो जितने बच्चे अभी 550 60 70 520 30 भी स्कोर करें ना, 40 डेज बचे हैं, कूद जाओ इस बैरियर के ऊपर, कूद जाओ। एक गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, क्योंकि जनरल कैटेगरी वालों के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी सस्ते नहीं है। आपके लिए जो सेमी गवर्नमेंट वाला ऑप्शन है ना महाराष्ट्र का, वो भी महंगा पड़ता है, ठीक है। हालांकि वो बात अलग है कि एससी कैटेगरी को जीरो ट्यूशन फीस है, जिसकी रिजर्व कैटेगरी नहीं है उसके लिए ओपन कैटेगरी में फीस बहुत ज्यादा भी। मैं आपको दिखाऊंगा, आपको पता चलेगा कि अगर गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती है तो कितना खर्चा। अच्छा एक चीज और यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं लगभग सबका बजट जो है ट्यूशन फीस जो वो 1.5 लाख के करीब है, ठीक है। मेरा देखो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर मेरे को इस वीडियो में डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट वाला मैं ऑल इंडिया काउंसलिंग जब स्टार्ट होती है उस टाइम पे कर देता हूँ, तो क्योंकि ज्यादा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, ठीक है। प्राइवेट वाला इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए पहले से आपको जुगाड़ करना होता है। ये पहले से आप जानते हो कि 1.5 लाख रुपए फीस है। अच्छा ये 1.5 लाख रुपए फीस सिर्फ ओपन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। जो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, ईबीसी कैटेगरी से हो, एनटी से हो, वीजे से हो, एसटी एससी से हो, आपको बहुत कम फीस लगती है। बट हाँ अब डिपेंड करता है, अलग अलग कॉलेज के अलग अलग है, वो मैं आपको कैटेगरी वाइज पूरा लिस्ट दे दूंगा। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जितने बच्चे अदर कैटेगरीज मतलब जो बैकवर्ड क्लासेस से एसटी एससी कैटेगरी से हैं, उन बच्चों को महा डीबीटी देखो, महा महा डीबीटी की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना होता है स्कॉलरशिप के लिए। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो स्कॉलरशिप के लिए अप्रूव होता है, उसके बाद आपकी फीस जो लगती है वो लगभग, इससे आप मान के चलिए कि मतलब अगर ये 15x है तो वो सिर्फ आपकी 2x या x रह जाएगी, ठीक है। मतलब ये 1.5 लाख है तो फिर वो आपकी 10-15 हजार के करीब फीस बचेगी, वो भी खत्म हो जाएगी। तो इतनी कम फीस हो जाती है रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हो और आपकी एलिजिबिलिटी पाई जाती है, ठीक है, अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो और आपकी एलिजिबिलिटी पाई जाती है तो आपको महा dbt.gov.in के ऊपर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। वो हम आपको पूरा प्रोसेस समझाएंगे, ठीक है। पूरा प्रोसेस हम आपको समझाएंगे, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। ट्रस्ट कर रहे हो, पूरा करो। इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की इन्फॉर्मेशन रिसर्च चीजों की होती है यहाँ पे, ठीक है। सो हम आगे बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ओबीसी कैटेगरी में भी सेम जनरल वाला हाल है, कोई अंतर खास नहीं है, ठीक है। 45,000 रैंक के कॉलम में आपको रहना है। और यहाँ जो कॉलेजेस मिले हैं ना बॉस, वो जीएमसी गढ़चिरौली लास्ट मेडिकल कॉलेज लगभग सभी कैटेगरीज के लिए क्लोज हुआ है, जीएमसी गढ़चिरौली, ठीक है। और बहुत ही घटिया मेडिकल कॉलेज है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो मैं बताऊंगा कि क्यों घटिया है। खैर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो बच्चे जो लास्ट सीट मिली है ना गवर्नमेंट की, उसकी बात हम कर रहे हैं कि 45,000 रैंक के कॉलम में अगर आप आ रहे हो जनरल ओबीसी कैटेगरी से, तो फिर आपका सिलेक्शन संभव है, ठीक है। 45,000 रैंक लगभग कितने नंबर पे आएगी ये पेपर के होने के बाद बहुत अच्छे से बताया जाएगा। बट आप ये लास्ट ईयर का ट्रेंड देख सकते हो, लास्ट ईयर जितना बुरा नहीं होगा और 2023 से अच्छा नहीं होगा, बीच में कहीं पे ट्रेंड रहेगा। 605 के आसपास 45,000 रैंक आ जानी चाहिए, ठीक है। खैर पेपर की डिफिकल्टी लेवल 4 तारीख के बाद इस बारे में डिस्कस करेंगे मार्क्स वाइज रैंक पे, बट क्लोजिंग रैंक का डेटा बहुत फ्लक्चुएट नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अच्छा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 70,000 रैंक, मतलब इस बार जो बच्चे 580-85 के मार्क्स के आसपास आ रहे हैं उनकी 70,000 रैंक आ जाएगी और वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाएंगे। एससी की बात करें, जैसे मैं आपको एससी
तरीका बड़ा अच्छा तगड़ा यहाँ पे है। मतलब अगर आप महाराष्ट्र के एससी कैटेगरी तो ऑल इंडिया कोटा को त्याग दो, कुछ नहीं रखा है ऑल इंडिया कोटा में, बहुत बड़ी बेवकूफी है ऑल इंडिया कोटा से अगर आप सीट लेने की कोशिश करोगे। एक तो ऑल इंडिया की कट ऑफ ऊपर, अगर किसी कोटे की कट ऑफ ऊपर जा रही है आपके स्टेट की कट ऑफ से और आप वहां पे जाकर के एडमिशन ले रहे हो तो बहुत बड़ी बेवकूफी आप कर रहे हो। क्योंकि अगर आपके स्टेट की कट ऑफ कम है, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये होता है कि आपको स्टेट कोटे से एक बेहतर कॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। तो स्टेट कोटे में ही रहे। दूसरा फायदा, जो रिजर्व कैटेगरी आज आप एमबीबीएस करने के दौरान लगा पा रहे हो, अगर दूसरे स्टेट में जाओगे ऑल इंडिया कोटा से, फॉर एग्जांपल आप यूपी में चले गए, ठीक है, यूपी के केजीएमसी में फॉर एग्जांपल किसी भी कॉलेज में, जीएसएम कानपुर में आपने एडमिशन ले लिया, एससी कैटेगरी थी आपकी, ऑल इंडिया कोटा से आपने एडमिशन लिया था, ठीक है, आपने यूजी में एडमिशन ले लिया, पीजी के टाइम पे जनरल कंसीडर किए जाओगे यूपी के स्टेट कोटे में, और अगर एमबीबीएस महाराष्ट्र से नहीं कर रखी देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर महाराष्ट्र का स्टेट कोटा। पहले होते थे स्टूडेंट, अब नहीं होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, वो मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन खत्म कर दिया। 50% स्टेट कोटा तो अभी भी मिलेगा आपको, बट उस स्टेट का मिलेगा जहां से आपने एमबीबीएस करी, उस स्टेट का नहीं मिलेगा जहां के आप डोमिसाइल हो। आप हो डोमिसाइल महाराष्ट्र के, यूपी से एमबीबीएस करोगे तो यूपी का स्टेट कोटा मिलेगा। और अगर आप एससी कैटेगरी में कह रहा हूं, किसी भी आप रिजर्व कैटेगरी से, ओबीसी से हो, किसी भी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से हो, तो वहां जाने के बाद आप, ठीक है, आपने यूजी में एडमिशन तो ले लिया, पीजी के टाइम पे ओपन कैटेगरी में कंसीडर किए जाओगे, और दिन रात का फर्क होता है, ये बात ध्यान रखना। स्टेट कोटे की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एससी एसटी कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी के बच्चों को अपने स्टेट के अंदर ही एडमिशन लेने की कोशिश करनी होती है, ऑल इंडिया कोटा आपके लिए नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, एसटी की बात करें तो एसटी में आप देख रहे हो सरकारी मेडिकल कॉलेज 3.5 लाख रैंक तक भी मिल रहा है स्टूडेंट को। तो इस बार हमें लगता है कि 370 मार्क्स के ऊपर अगर किसी के बन रहे हैं, आ रहे हैं, तो डेफिनेटली एसटी में आप सिलेक्ट हो जाओगे। एससी बीसी में भी देखो, इसमें बहुत फर्क नहीं है, आपने देखा ओपन कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में, एससी बीसी में बहुत फर्क नहीं आने वाला, ठीक है। लगभग 50,000 रैंक पे सिलेक्शन यहाँ पर हो रहे हैं, तो आप स्क्रीन पे सभी कैटेगरीज का देख सकते हो। अच्छा, हम और आगे बढ़ जाएं, अगर हम और आगे बढ़ जाएं तो ये अदर कैटेगरीज का भी है। एनटीबी में भी, एनटीबी में थोड़ा फायदा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। एनटीबी के साथ दिक्कत ये है कि राउंड 1 में सारी सीट फुल हो जाती है। लास्ट ईयर क्या हुआ था, राउंड 2 में कोई सीट नहीं बची, राउंड 3 में 8 नए मेडिकल कॉलेज आ गए थे, है ना। जो नए मेडिकल कॉलेज आए थे ना, 10 में से 2 तो राउंड 1 से पार्टिसिपेट कर रहे थे और 8 मेडिकल कॉलेज राउंड 3 से ऐड किए गए थे, इसलिए अचानक से सीट आ गई और कट ऑफ चला गया नीचे, ठीक है। तो 570 नंबर पे लास्ट सीट मिली है एनटीबी कैटेगरी में। अच्छा, एनटी कैटेगरी में सबसे कम बी वालों की जा रही है, आप देखोगे यहाँ पे 1,15,000 रैंक के कॉलम में अगर आ जाते हो तो सिलेक्शन संभव होगा। मतलब कहने का मेरा ये सीधा सीधा कि 540 के ऊपर मार्क्स होने चाहिए, तब जाके आप एक सरकारी मेडिकल कॉलेज की उम्मीद कर सकते हो। एनटीसी कैटेगरी में आपको 65,000 रैंक के कॉलम में आना, आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। इसमें बहुत, क्योंकि क्लोजिंग रैंक का डेटा फ्लक्चुएट नहीं करेगा। अच्छा, रैंक वाइज डेटा कितना फ्लक्चुएट करेगा ये मैं आपको काउंसलिंग के टाइम पे डेटा से समझाऊंगा, मेरिट लिस्ट के, ठीक है। पिछले 2 साल की मेरिट लिस्ट कंपैरिजन करके मैं आपको समझाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना बॉस, ठीक है। एनटीडी 41977 रैंक पे। वीजे कैटेगरी की बात करें तो वीजे कैटेगरी में आपको थोड़ी सी राहत मिल जाती है, जनरल जितना कट ऑफ यहाँ नहीं जा रहा है। आप देख रहे हैं 90,000 रैंक तक सेफ हो जाता है मामला। 90,000 रैंक से मेरा मतलब हो जाता है 560 प्लस मार्क्स दिए होंगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन आपका यहाँ पे होना संभव होगा, ठीक है। सो आगे हम बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं मुद्दे पे। चलो, ये तो हो गई सरकारी सीटों की बातें। अगर सरकारी सीट नहीं मिलती तो महाराष्ट्र में बहुत अच्छी व्यवस्था है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज स्टेट कोटा वाले स्टूडेंट के लिए सस्ते हैं। आ जाओ, अब कितने सस्ते हैं। हम यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। मैं आपको पहले डिटेल समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको एक समरी रिपोर्ट भी दे दूंगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है महाराष्ट्र में, टर्ना मेडिकल कॉलेज, ठीक है। टर्ना मेडिकल कॉलेज जो है आपका, ठीक है, नवी मुंबई में, उसकी ट्यूशन फीस आप देख रहे हो हर कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जहां पर आपने देखी वीजे एनटी और एसपीसी कैटेगरी के लिए जीरो ट्यूशन फीस है, जीरो। एसटी एससी के लिए भी जीरो ट्यूशन फीस है, सिर्फ और सिर्फ उसमें डेवलपमेंटल, महाराष्ट्र में ट्यूशन फीस भी लगती है और डेवलपमेंटल फीस भी लगती है। तो ओपन कैटेगरी वालों के लिए आपने देखी कि 8,98,000 ट्यूशन फीस प्लस डेवलपमेंटल फीस है। 50% ऑफ हो गया फॉर ईबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, है ना। लगभग ओबीसी के लिए भी 50%, मतलब जनरल से 15, और ये है एक्स जो मैं आपकी बात कर रहा था ना कि इंस्टीट्यूशनल कोटा का 3x हो जाएगा और एनआरई के लिए 5x हो जाएगा। क्या मीनिंग है इसका, मेरी बात समझ रहे हो। तो सारे मेडिकल कॉलेज जरूरी नहीं कि एनआरई के लिए 5x कर दें, 3x से लेकर के 5x तक वो कर सकते हैं, उनको परमिशन सरकार ने दे रखी है, ठीक है। तो उन्होंने 3x कर दिया। आप देख रहे हो कि इस बजट का 3 से 4x ये चार्ज कर सकते हैं, मतलब 3x से लेकर के 5x तक चार्ज करते हैं इंस्टीट्यूशनल कोटा के अंदर यही मेडिकल कॉलेज जहां से उनके खर्चे निकलते हैं। क्योंकि यहाँ सब्सिडाइज फीस मिल गई आपको, यहाँ पे आपको क्या मिल गया, सब्सिडाइज फीस मिल गई। तो कितना फायदा है, देख रहे हो। आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर इस फीस पे पढ़ाई कर सकते हो। अगर देखो, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के ना होते तो कितना बुरा होता आपके साथ। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के ना होते और गवर्नमेंट सीट भी ना मिल रही होती तो आपको केरला जाना पड़ता, और केरला में मिनिमम बजट है 45 लाख का सभी के लिए, ठीक है। दूसरे, मतलब ओपन स्टेट है केरला, 15% सीटें ओपन है वहां पे, तो 45 लाख मिनिमम बजट है। और केरला में जो नहीं लेना चाहता, कर्नाटका का बजट 60 लाख रुपए का हो चुका है एमबीबीएस का, और फिर सब उससे महंगे चलते चले जाते हैं, बीच का कोई रास्ता है नहीं, ठीक है। तो लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की आपको फुल डिटेल बता रखी है, वहां पे जाके आप देखो। तो महाराष्ट्र में व्यवस्था है बहुत ही अच्छी, जो बच्चे स्टेट कोटा की एलिजिबिलिटी रखेंगे। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन मनी वगैरह है, और ये जो फीस स्ट्रक्चर है ना, कॉलेज वाइज फीस स्ट्रक्चर, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप बिलीव कर रहे हो ना हम पे, ट्रस्ट कर रहे हो, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको कंटेंट पूरा दें।
अगर आपको फीस स्ट्रक्चर देखना है इन डिटेल हर एक मेडिकल कॉलेज का, तो हम जो पिन कमेंट में गूगल ड्राइव का लिंक देंगे उसके अंदर हम सारी चीजें अटैच कर देंगे। उसमें क्या क्या अटैच कर देंगे, फीस स्ट्रक्चर हर एक मेडिकल कॉलेज का डाल देंगे, दूसरा क्या डाल देंगे, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड डाल देंगे, तीसरा क्या डाल देंगे, फॉर्मेट क्या है, ऑनसीएल का फॉर्मेट क्या है, D1 D2 D3 का फॉर्मेट क्या है, वैलिडिटी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या है, वो सारी चीजें हम कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या है सब डाल देंगे। तो वहां से आप देख सकते हो सारी चीजों को, कोई दिक्कत उसमें परेशानी वाली बात नहीं है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। हॉस्टल की आप फीस देख रहे हो 1,75,000 रुपये, हॉस्टल डिपॉजिट 95,000, मेस चार्जेस मतलब सब कुछ इंक्लूड करके 13 लाख रुपए पर एनम फॉर ओपन कैटेगरी। आप देख रहे हो कि ओपन कैटेगरी वाले को महंगा पड़ेगा। अच्छा एक चीज और कि जो बच्चा जैसे बॉम्बे से ही है, नवी मुंबई के आसपास ही रहता है, तो उसके ये वाले पैसे बच गए, ठीक है, ये वाले पैसे बच गए, आपको सिर्फ ये वाले पैसे देने रहेंगे, ठीक है। जो बच्चा मुंबई में ही रहता है और केजे सुमैया के अंदर पढ़ना चाहता है, बच गए उसके पैसे, आसपास है सारे मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो जो बच्चे महाराष्ट्र स्टेट कोटे के हैं और हॉस्टल वगैरह में नहीं रहना चाहते, तो वो अपना बाहर एकोमोडेशन ले सकते हैं, इतना महंगा करने की कोई जरूरत नहीं है। जो बच्चे हॉस्टल में रहना चाहेंगे, ये फीस स्ट्रक्चर हमने आपको दे दिया। तो पूरा एमबीबीएस का एक बजट कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो मैं आपको बजट की पूरी एक शीट दे रहा हूँ अभी नेक्स्ट स्लाइड में, आप देखिएगा। खास बात क्या ध्यान रखनी है कि एसटी एससी के लिए जीरो ट्यूशन फीस, बीजे एनटी और एसबीसी कैटेगरी के लिए भी जीरो ट्यूशन फीस है। अच्छा जो फीस यहाँ लगेगी, जो फीस यहाँ लगेगी, देखो एसटी एससी से डेवलपमेंटल फीस भी नहीं ले रहे हैं, इनसे डेवलपमेंटल फीस ले रहे हैं सिर्फ एनटी बीजे कैटेगरी के लिए और एसबीसी के लिए। अच्छा ये जो फीस लग रही है एनटी बीजे और एसबीसी के लिए, ये विमेंस के लिए भी लगती है, विमेंस के लिए भी सेम यही वाली फीस लगती है। चलो मैं आपको आगे समझाऊंगा ये, ठीक है। तो आपने ये फीस स्ट्रक्चर समझा एक मेडिकल कॉलेज का। अच्छा आउट ऑफ 23 मेडिकल कॉलेज, जैसे आपने देखा यहाँ पे कि जनरल की अलग है, ओबीसी की अलग है, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है, बट एक मेडिकल कॉलेज ऐसा है जहाँ पे सारी ओपन सीट्स ही हैं, ठीक है, और वहाँ पे किसी तरीके की कैटेगरी को कोई फीस का रिजर्वेशन नहीं मिलता है, मतलब कोई फीस का लाभ नहीं मिलता है, कोई स्कॉलरशिप वहाँ नहीं मिलती है, और वो सबसे महंगा मेडिकल कॉलेज हो जाता है। 17 लाख की वहाँ पे ट्यूशन फीस है, ठीक है, जो 17 लाख रुपए की वहाँ पे ट्यूशन फीस है, और अदर चार्जेस मिला करके बजट बहुत ज्यादा हाई चला जाता है। तो वेदांता मेडिकल कॉलेज जो आपका है, ठीक है, वेदांता मेडिकल कॉलेज जो पालघर में आपका है, उसकी फीस आपकी बहुत ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से उसका कट ऑफ भी बहुत कम जाता है। जो लास्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज क्लोज होता है स्टेट कोटा वाले स्टूडेंट के लिए, वो वेदांता मेडिकल कॉलेज क्लोज होता है, ठीक है। सो ये यहाँ पे कोई, इसको आप सेमी गवर्नमेंट नहीं बोल सकते किसी भी हाल में, ये प्योरली प्राइवेट हो गया, ये वाला काम प्योरली प्राइवेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे किसी कैटेगरी के लिए कोई फीस में कंसेशन नहीं है। दूसरा एक मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च जलना में, उसके अंदर आप ये फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो। वहां पे एससी और एसटी के लिए कोई लाभ नहीं है, मुस्लिम माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स के लिए कॉलेज है। ये फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर आपको है। तो एक कॉलेज है मुस्लिम माइनॉरिटी का, आपको ध्यान से सुनना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जलना, ये मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए, मतलब जितने बच्चे मुस्लिम, वहां पे आपको एक एफिडेविट बनवा के देना पड़ेगा कि यू बिलोंग टू मुस्लिम कैटेगरी, ठीक है। और आपकी जो आपका मतलब जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है जिसको आप टीसी बोल रहे हो, उसमें आपका जो रिलीजन है वो मुस्लिम लिखा होना चाहिए, ठीक है। सो आगे हम बात करें, ये देखो डिटेल, अब जो ऊपर आपको डिटेल में फीस स्ट्रक्चर दिखाया, वो हमने आपको यहाँ पे एमबीबीएस का बजट कैलकुलेट कर दिया, पूरे 4.5 साल की जो फीस लगने वाली है, जो खर्चा आपके एमबीबीएस में होने वाला है कैटेगरी वाइज, वो हम अपने अपने आपको कॉलेज वाइज स्क्रीन पे रख दिया है, ठीक है। तो सबसे सस्ता कॉलेज पड़ रहा है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज पुणे, ठीक है। इसका बजट कितना है, ओपन कैटेगरी में 35 लाख का, 19 लाख का बजट फॉर दिस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी में 20 लाख रुपए का, ठीक है। आप ये देखो गर्ल्स ऑफ ईबीसी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससीबीसी कैटेगरी, तो लड़कियों के लिए भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। मरेगा कौन, सिर्फ ओपन कैटेगरी वाला, ओपन कैटेगरी वालों के लिए फीस फिर भी बहुत केरला से तो सस्ता है। आपको 45 लाख तो नहीं देने पड़े, आपको 45 लाख तो नहीं देने पड़ रहे ना। आप देखो 45 लाख से नीचे कितने सारे मेडिकल कॉलेज हैं, 8 ऐसे मेडिकल कॉलेज है जिनका बजट 45 लाख से कम पड़ रहा है, तो आपको बच रहा है यहाँ पे। इसको आप सेमी गवर्नमेंट सीट बोल दे रहे हो। तो इस तरीके से हर एक मेडिकल कॉलेज का आपको बजट दे रखा है, कैटेगरी वाइज दे रखा है। अब एक एक का डिस्कस करने नहीं बैठेंगे, ठीक है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, एक एक का हम आप यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये आप पूरी पीडीएफ ही डाउनलोड कर सकते हो, जो गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा आपको उससे, ठीक है। सो सबसे महंगा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सबसे महंगा मेडिकल कॉलेज का जो बजट है, आप देख रहे हो वेदांता मेडिकल कॉलेज जो पालघर है, उसमें सभी कैटेगरीज के लिए बजट सेम है, सभी कैटेगरी के लिए बजट क्या है, सेम है। यहाँ पे किसी को कोई कंसेशन यहाँ नहीं मिलने वाला है, इसलिए इसकी कट ऑफ जो है वो सबसे कम जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब आ जाते हैं कट ऑफ जाती कितनी है सर, ये बताओ हमें। अब देखो, अच्छा फीस इंक्रीमेंट की एक मैं बात बता दूं, ये जो हमने आपको फीस दिखाई है, ये 2024 की फीस है, उसका बजट बताया गया है। अब क्या है कि लगभग 29 जनवरी को फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी जो बॉम्बे की है, जो कि फीस डिसाइड करती है सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, उन्होंने कॉलेजेस से अब जो है इन्फॉर्मेशन मांग ली है कि भाई अगर किसी को प्रपोजल देना है फीस बढ़वाने के लिए तो वो दे सकता है। जैसे आप देख सकते हो कि ये एक मेडिकल कॉलेज है एनपीके सल्वे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर नागपुर में, इन्होंने जैसे देखा, देखो यहाँ पे इनकी फीस दे रखी है इस साल की 2024 की 11,62,665 रुपए फीस थी इनकी, डेवलपमेंटल फीस इतनी थी। इस साल ये प्रपोज्ड फी, मतलब ये अथॉरिटी से अप्रूवल किस चीज पे मांग रहे हैं, 15 लाख करना चाह रहे हैं इस चीज को, ठीक है। तो अगर इनको परमिशन मिल जाती है, इनको अगर अप्रूवल मिल जाता है, तो ये फीस इंक्रीज हो सकती है। देखो सबको नहीं, हर साल करते हैं ये, सबको नहीं मिलने वाली परमिशन, सबकी फीस नहीं बढ़ने वाली है। जिसकी बढ़ेगी उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी वेबसाइट्स के ऊपर आ जाएगी, जैसे ही आएगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब फीस बढ़ सकती है, ये भी आपको दिमाग में लेकर के चलना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें
कट ऑफ की आ जाओ भाई। प्राइवेट मेडिकल मतलब जो आप सेमी गवर्नमेंट सीट की बातें चल रही हैं आपकी, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आप देखो ओपन कैटेगरी के अंदर, ओपन कैटेगरी में जो क्लोजिंग हो रखी है वो 553 नंबर पे लास्ट सीट मिली है, आप देख रहे हो यहाँ पे ओपन कैटेगरी के अंदर। बट ये कौन सा मेडिकल कॉलेज क्लोज हुआ होगा, आप सोचो। ये वेदांता क्लोज होगा, ठीक है, वेदांता मेडिकल कॉलेज क्लोज हुआ है लास्ट में सबसे। इसका कोई सेंस है नहीं। जो बच्चे वेदांता के लिए भी ओपन है जाने के लिए, उनके लिए कट ऑफ मायने रखती है। ये मैंने आपको सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में से जो लास्ट सीट मिली है वो कट ऑफ आपको राउंड वाइज यहाँ पर दे रखी है। बट अगर हम वेदांता को हटा दें, जो वेदांता मेडिकल कॉलेज पालघर है जिसकी फीस 81 लाख का बजट एमबीबीएस का, अगर हम उसको हटा दें, जो नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर वाले कॉलेजेस हैं उनमें कितनी कट ऑफ जाती है, तो वो आप देखो। ये तो सभी की मिलाकर की हो गई। अगर मैं वेदांता को हटा दूं, कट ऑफ एक्सक्लूडिंग वेदांता मेडिकल कॉलेज, तो ये आ गई आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ लास्ट ईयर की नीट 2024 की, चारों राउंड की काउंसलिंग की। नीट 2024 मतलब जो लास्ट सीट 4 राउंड की काउंसलिंग के बाद अलॉट हुई है, आप देख रहे हो 596 ओपन कैटेगरी। मतलब आप देखो रेंज पकड़ो। अब यहाँ पे रेंज कैसे पकड़नी है, 45,000 रैंक तक आपको मिल रहा था, सरकारी सीट मिल रही थी, ठीक है। 45 से लेकर के 81,000 रैंक तक, आप देख रहे हो 80,000 रैंक तक, मतलब 30, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि 35,000 रैंक और नीचे आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा अगर आप सेमी गवर्नमेंट सीट भी अफोर्ड कर सकते हो तो, ठीक है। तो 596 पे सिलेक्शन हो रहा है, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। नंबर के टर्म्स में देखोगे तो मुश्किल से 10 नंबर का भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला है गवर्नमेंट और प्राइवेट के बीच में, मतलब सेमी गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। तो ये जो सेमी गवर्नमेंट की कट ऑफ जा रही है ये 596 का ही, आप देख रहे हो 80,000 रैंक के कॉलम में आपको रहना है। 80,000 रैंक का कॉलम लगभग 580 मार्क्स पे इस साल हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। सो यहाँ पे ओबीसी के लिए भी आप सेम चीज देख सकते हो, एससी बीसी में भी सेम चीज आप देख सकते हो, वीजे में भी बहुत फर्क नहीं पड़ा है। 95,000 1 लाख रैंक तक आपका सिलेक्शन हो रहा है। एनटीबी कैटेगरी में पहले भी आपको बताया सेमी गवर्नमेंट नीचे आ रहा है। अच्छा एनटीबी की मैं बात करूं तो इस साल आप इसको 530 के ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपका सिलेक्शन होना इन वाली सीट पे संभव हो जाएगा। अगर हम एससी की बात करें तो एससी में 531, अदर देन वेदांता, वेदांता को मैं यहाँ नहीं जोड़ रहा हूँ, वेदांता की कट ऑफ हमने इसमें से हटा दी क्योंकि बहुत महंगा मेडिकल कॉलेज है। जो अफोर्डेबल मेडिकल कॉलेज है उसमें से जो लास्ट कॉलेज क्लोज होता है वो एसएसपीएम मेडिकल कॉलेज है सिंधुदुर्ग में, ठीक है। एसएसपीएम मेडिकल कॉलेज सिंधुदुर्ग, ठीक है। एसएसपीएम मेडिकल कॉलेज सिंधुदुर्ग में क्लोज होता है आपका। ये लगभग यही वाला लास्ट मेडिकल कॉलेज आपका क्लोज होता है, या फिर प्रभानी मेडिकल कॉलेज, जो प्रभानी मेडिकल कॉलेज है पीएमसी जिसको हम बोल रहे हैं, वो क्लोज होता है। तो उन कॉलेजेस की लास्ट कट ऑफ, जो लास्ट सीट सेमी गवर्नमेंट की है, वो इतने नंबर्स पे आपको मिली है। ये रैंक आपके सामने लिखिए, मतलब 1,65,000 रैंक के कॉलम में यदि आप हो तो एससी कैटेगरी में सेफ हो जाओगे। 1,65,000 रैंक लगभग 505 नंबर के आसपास जरूर बन सकती है इस बार, डिपेंडिंग अपॉन 4 तारीख के बाद इस पे ज्यादा अच्छे से बात हम कर पाएंगे। अभी जस्ट एक आप मान सकते हैं कि बस एक प्रिडिक्शन है, ठीक है। प्रिडिक्शन रॉन्ग भी हो सकता है, अगर पेपर बहुत ही हलवा आ गया तो फिर कट ऑफ थोड़ी बढ़ जाएगी, बहुत मुश्किल आ गया तो थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। सो एसटी कैटेगरी में आप देख रहे हो कि 3,80,000 रैंक तक सिलेक्शन होना संभव हो पा रहा है। और यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बता दी कि 360 प्लस अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेमी गवर्नमेंट सीट एक्सपेक्ट कर सकते हो इन एसटी कैटेगरी महाराष्ट्र। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। सो हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको थैंक यू बोलने की बारी आई। 45 मिनट में हमने आपको महाराष्ट्र की सारी चीजें बता दी। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे बोलेंगे सर आपने ना कॉलेज वाइज रिपोर्ट नहीं हमें बताई, ठीक है। कॉलेज वाइज रिपोर्ट जो है वो ऐप पे डाली जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये जो कॉलेज वाइज रिपोर्ट बनने वाली है वो ऐप पे डाली जाएगी। दूसरी चीज, जितने भी रिपोर्ट्स बनेंगी वो सारी चीजें ऐप पे डाली जाएगी, क्योंकि हमारा कंटेंट अभी से कॉपी और पायरेसी होना स्टार्ट हो चुका है, आई डोंट नो क्यों, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे सेम उन्होंने हमारी स्लाइड तक भी चेंज नहीं करी है। जो पीपीटी, जैसे मैं आज जो पीपीटी यूज करी, हो सकता है कि आने वाली वीडियोस में कोई एज इट इज पीपीटी उठा करके वीडियो बना दे, तो लोगों ने स्लाइड तक कॉपी कर ली है। इस लेवल पे कंटेंट की पायरेसी हो रही है, ठीक है। और ठीक है, हम यहाँ पे चीजों को फ्री में बता रहे हैं और वो सेल कर रहे हैं सेम चीज को, मतलब कॉपी कंटेंट फ्री में जो हमने बताया उस चीज को वो सेल कर रहे हैं, ये कैसे हम सहन कर लें, ठीक है। तो वो चीजें पायरेसी की वजह से हम पब्लिक डोमेन में भी नहीं डाल रहे हैं, ऐप के ऊपर आपको मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। वो हमारे हाथ में रहेगा कि हमें फ्री करना है या पेड करना है, वो हम देखेंगे, अभी हमने डिसाइड नहीं किया है। जैसे ही नीट का एग्जाम हो जाएगा आपको ऐप के ऊपर सारा डेटा जो मिलेगा एलसीएस की ऐप के ऊपर, वो सारा डेटा प्रीमियम डेटा आपको एक्सेस हो जाएगा। जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हमारे पेड क्लाइंट्स हैं, उनके पास प्रीमियम डेटा का एक्सेस अभी से ही है, ठीक है। खैर, अगर कोई बच्चा हमसे जुड़ने की उम्मीद कर रहा है या जुड़ना चाहता है या बातचीत करना चाहता है, कुछ समझना चाहता है, तो ये नंबर आपको दे रखा है, यहाँ पर आप व्हाट्सअप करिएगा। ईमेल के जरिए से भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 9582848987 हमारी काउंसलिंग सर्विसेज में कोई इंटरेस्टेड है यदि, तो डेफिनेटली आप हमें कॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ठीक है। बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस के ऊपर हमने रखी है, सारी डिटेल हम व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। बच्चा पेड काउंसलिंग ना किसी के, आप अब मेरी बात सुनो, देखो मेरी ध्यान से सुनना, पेड काउंसलिंग में वो बच्चा आता है जिसको एक एक्सपर्ट की राय चाहिए होती है, वन ऑन वन मेंटरशिप चाहिए होती है। जो बच्चा खुद से काउंसलिंग कर सकता है अपनी, खुद से सारी जानकारी इकट्ठी कर सकता है, ठीक है। क्योंकि हम मैक्सिमम कंटेंट जो है यूट्यूब पे डाल रहे हैं, समझा रहे हैं, चीजों को कर रहे हैं,
बट वन ऑन वन अटेंशन देना पॉसिबल कैसे होगा किसी के लिए, आप बताओ। अगर आप वन ऑन वन अटेंशन चाहते हो, वन ऑन वन आप हमारा जो है हमारा सपोर्ट लेना चाहते हो, हमारे एक्सपीरियंस से कुछ आंसर लेना चाहते हो, तो फिर उस चीज़ की हमने एक मिनिमम जो है कॉस्ट रखी हुई है और होनी भी चाहिए उस चीज़ की, ठीक है। सो वो हमारा, हम वो डिजर्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने सालों की मेहनत यहाँ पर कर रखी है, वो आपको वीडियो के कंटेंट में जरूर दिखता होगा, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। और बहुत प्यार एंड सत्कार आप लोग जो दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। थोड़ी बहुत मराठी भी बोलना हम सीख रहे हैं, ठीक है। सो इस व्हिडिओमध्ये इतकंच आहे. धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो.